हेलो एवरीवन, साइंस इन 3D चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ईशा शर्मा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसमें कितने हजारों से लाखों की संख्या में बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस से बचने के लिए, इनसे लड़ने के लिए तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही काफी है। लेकिन ऐसे वायरसेस का क्या जो आपके इम्यून सिस्टम को ही हार्म करते हैं, उसे ही अटैक करते हैं, उसी इम्यून सिस्टम को चकमा दे जाते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे ही एक वायरस की जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कॉजेटिव एजेंट है एड्स का। एड्स के नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब जो एक्वायर किया गया है, जन्मजात नहीं है, यानी जीन्स में कोई डिफेक्ट नहीं था, क्रोमोसोम्स एकदम सही थे, DNA हमारा एकदम सही काम कर रहा था। ये जन्म के बाद एक्वायर किया गया, कहीं से मिला। और सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स देखे जाते हैं एड्स में, और एड्स में मिलते हैं मल्टीपल सेट ऑफ सिम्टम्स, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखे जाते हैं। यानी 10 दिन तक अगर एक तरह का सिम्टम है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। एड्स का जो फर्स्ट केस देखा गया था वो आया था 1981 में, और क्योंकि होमोसेक्सुअल लोगों में आया तो ऐसा माना गया कि सिर्फ होमोसेक्सुअल लोगों को ही एड्स अपनी चपेट में ले रहा था, बट ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद देखा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था, उनकी बॉडी में भी HIV वायरस मिला, वो लोग भी एड्स से इन्फेक्ट हो रहे थे। तो धीरे धीरे पता चला कि जो एक्चुअल कोज था वो था बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफर, यानी बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज से ये बीमारी लोगों में फैल रही थी। अब बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज चाहे वो सीमन के थ्रू हो, या फिर वो ब्लड के थ्रू हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर, या फिर IV ड्रग्स के थ्रू हो, वो बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफर, वो बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज कर रहा था एड्स की बीमारी को। इंडिया में जो पहला केस देखा गया था वो आया था 1986 में। आज करीबन 40 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी एक वैक्सीन, इसका एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है जो सारे एड्स पेशेंट के लिए कारगर साबित हो। तो एड्स का ट्रीटमेंट ढूंढना, HIV वायरस को डील करना आज भी साइंटिस्ट के लिए इतना चैलेंजिंग बना हुआ है। तो ऐसा क्या करता है ये वायरस बॉडी में जाकर कि एक एड्स पेशेंट के लिए मामूली सा जुकाम भी जानलेवा साबित हो जाता है। एड्स करीबन 7.5 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें से 3.5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और बहुत सारे केसेस में देखा गया जागरूकता की कमी, क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि एड्स का कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से लोगों में फैलती है, बट ऐसा नहीं है। इसका एक्चुअल कारण तो बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज है, बट जागरूकता की कमी है। अब जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो एक ही इंजेक्शन, एक ही सिरिंज यूज कर रहे हैं, और अगर एक पर्सन को एड्स है, अगर वही सिरिंज सभी लोग ड्रग्स को लेने के लिए यूज करें तो सभी लोग आएंगे एड्स की गिरफ्त में। तो हमारे लिए एड्स जैसी बीमारियों के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके तब जब हमारी पॉपुलेशन अब इतनी बढ़ चुकी है। तो HIV वायरस कैसे हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, एग्जैक्टली बॉडी में जाकर ये क्या कर रहा है, आज हम जानेंगे सारी बातों को 3D में। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, जिनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है ऐसे एड्स को समझना, आज वो लोग भी अपनी जानकारी को पूरा कर पाएंगे। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पर 3D के जरिए समझ सकते हैं एड्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। अगर मैं बात करूं HIV के स्ट्रक्चर की, तो इसके सरफेस पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मदद करते हैं इसकी बाइंडिंग में, इसकी अटैचमेंट में किसी और सेल के साथ। और वो सेल कौन सी होगी? वो होस्ट सेल होगी। क्योंकि ये एक रेट्रोवायरस है, HIV एक रेट्रोवायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। हम सभी में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, इसमें RNA है। तो RNA से पहले DNA बनता है, उसमें कौन मदद करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो जरूरत की सारी चीजें यहाँ इस कैप्सिड में मौजूद हैं, इसकी जरूरत का सारा सामान।
जो इसे अपना नंबर बढ़ाने के लिए चाहिए, जो इन्फेक्शन के लिए सामान चाहिए, वो सब यहाँ कैप्सिड में पहले से मौजूद है। अब बस ज़रूरत है एक होस्ट सेल की, क्योंकि यहाँ ये जो HIV वायरस है ये एक लिविंग सेल के बिना कुछ भी नहीं है, ये एक डेड वायरस है। अगर लिविंग सेल होगी तभी इसका नंबर बढ़ सकता है, तभी ये अपना काम कर सकता है। तो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करके ये अपना नंबर बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाएगा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके कैप्सिड में प्रेजेंट होते हैं इंटीग्रेज एंजाइम, जो मदद करेगा कि होस्ट सेल का जो DNA है उसमें इसका जो वायरल DNA है वो इंटीग्रेट करे। और प्रोटीएज एंजाइम मदद करता है फंक्शनल प्रोटीन्स के बनने में। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब हम देखेंगे कि ये वायरस बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही एड्स होता है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड गलती से चला जाए एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में, तो वो उन्हें भी एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है, उन्हें भी एड्स हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी था। क्या आप जानते हैं कि पहले जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जब ब्लड की टेस्टिंग होती थी तो उसमें बैक्टीरिया और फंगाई तो पता चल जाता था कि इसमें कोई बैक्टीरिया या फंगाई है या नहीं है, लेकिन HIV वायरस वहाँ भी चकमा दे जाता था। HIV के होने का पता ही नहीं लगता था, तो वो ब्लड दे दिया जाता था रेसिपिएंट को। और वही अभी आपने यहाँ पर देखा कि ये जो इन्फेक्टेड डोनर का ब्लड था ये एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में गया। अब यहाँ पर ये जो ब्लड जिसमें HIV वायरस मौजूद है, ये जब ब्लड में जाएगा, अब ये यहाँ पर ब्लड में आ चुका है। ब्लड जिसमें हमारी RBCs होती हैं, प्लेटलेट्स हैं, मैक्रोफाजिस हैं, T सेल्स हैं, WBC हैं, सभी तरह की सेल्स यहाँ पर हैं। अब ये वायरस भी ब्लड में एंटर कर चुका है। अब क्योंकि ब्लड में आ गया है तो अब इसका प्राइमरी गोल क्या होगा, इसका टारगेट होंगी इम्यून सेल्स, T सेल्स, मैक्रोफाजिस जैसी सेल्स को अब ये टारगेट करेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इसमें T हेल्पर सेल्स को ये टारगेट करता है। तो ये है T सेल का सरफेस जिसमें प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर CCR5 और CD4। तो रिसेप्टर से वायरस बाइंड करता है क्योंकि अब इसे सेल के अंदर जाना है। जब ये बाइंड कर चुका है तो इसका मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा, यानी ये इसका मेम्ब्रेन वायरस का और T सेल का मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा और ये अब एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। अब कैप्सिड जिसमें ज़रूरत का सारा सामान था अब वो रिलीज हो चुका है सारा सामान, और सबसे पहले RNA जो वायरल RNA है उससे DNA बनेगा। जैसा कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर RNA से DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। अब क्योंकि ये वायरल DNA बन चुका है तो अब ये इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से पहले तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और फिर इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये जो होस्ट सेल का DNA होगा जो पहले से कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो DNA है वो हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये यहाँ पर आ चुका है और जो पहले से DNA है, जो होस्ट सेल का DNA है, एक नॉर्मल DNA है, अब ये उसमें इंटीग्रेज एंजाइम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करा देगा, इसको छिपा देगा, ताकि जब इस DNA का ट्रांसक्रिप्शन हो, यानी जब इस DNA से mRNA बने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो इस सेगमेंट का भी, इस वायरल DNA का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाए और mRNA बन जाए। अब ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें DNA से mRNA बनता है, ठीक है। अब जब mRNA बनता है तो वो वापस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। mRNA का रोल है ट्रांसलेशन में। जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उसके लिए प्रोटीन्स की जो ज़रूरत पड़ती है वो सारे प्रोटीन्स बनते हैं इस स्टेप में। अब क्योंकि HIV को अपने लिए भी प्रोटीन्स चाहिए तो उसने अपने DNA को छिपा दिया नॉर्मल DNA में। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर इस वायरल DNA का भी होगा और इससे वायरल mRNA बन जाएगा। अब यहाँ पर वायरल mRNA बन गया। अब ये क्या करेगा, ये वायरल प्रोटीन्स बनाएगा।
तो अब ये mRNA आया न्यूक्लियस के बाहर, और अब जब ये न्यूक्लियस के बाहर आया तो अब स्टार्ट होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ये अभी सेल के अंदर ही है, उसके साइटोप्लाज्म में ही है। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोटीन्स बन गए हैं। ये बनी एक मल्टी प्रोटीन चेन। अब क्योंकि सब बन चुका है तो कैप्सिड में वापस आ जाएगा, असेंबली होगी, सारी चीजें जुड़ जाएंगी आपस में। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बचा है। वो क्या है कि ये जो प्रोटीन्स बने हैं ना, ये प्रोटीन्स का मैच्योरेशन बहुत ज़रूरी है वायरस के लिए। तो मैच्योरेशन यानी कि जब वो फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे, अभी ये प्रोटीन काम का नहीं है, इसका मैच्योरेशन होगा तब ये फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, तब ये वायरस के लिए काम कर सकता है। उसके लिए अब रोल आता है प्रोटीएज एंजाइम का। तो प्रोटीएज एंजाइम आएगा और इसका क्लीवेज करेगा, इसको काट देगा, क्लीवेज होगा, फंक्शनल प्रोटीन्स बन जाएंगे। अब ये फंक्शनल प्रोटीन्स बन रहे हैं जो वायरस के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सब बन चुका है, वायरस तैयार है, कैप्सिड भी बन चुकी है, ज़रूरत का सारा सामान आ चुका है। तो ये अब नंबर बढ़ा रहा है अपना, ये अब एक नया वायरस बना है, एक नया वायरस बना है। ऐसे ही बहुत सारे वायरसेस बनते हैं, ये अपने नंबर ही तो बढ़ा रहा है। हमारी टी सेल्स को यूज़ करके, इम्यून सेल्स को यूज़ करके, उसकी मशीनरी को यूज़ करके वायरस अपना नंबर बढ़ाता है। अब जिस सेल को इन्फेक्ट किया था उसका काम समाप्त हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, तो अब ये उस सेल से बडिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब ये जो वायरसेस बने हैं ये फर्दर क्या करेंगे, बाकी की इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। अब जब बाकी की सेल्स को यूज़ करते रहेंगे, उन्हें हार्म करते रहेंगे, डैमेज करते रहेंगे, तो बॉडी में क्या होगा, उनका नंबर गिरता चला जाएगा। जहाँ पर जो नॉर्मल टी सेल्स का नंबर होता है वो होता है 500 to 1500 टी सेल्स पर माइक्रोलीटर। एड्स के पेशेंट में पता है कितना चला जाता है, ये 200, इनफैक्ट लेस देन 200 टी सेल्स पर माइक्रोलीटर तक ये नंबर चला जाता है एड्स के पेशेंट में। और यही रीज़न तो है, अब जब टी सेल्स का नंबर इतना कम हो चुका है, वो टी सेल्स जिनका इम्यून सिस्टम में इतना इम्पोर्टेंट रोल है, जो आइडेंटिफाई करती हैं, एलिमिनेट करती हैं किसी भी पैथोजन को, यानी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सब आते हैं, वो टी सेल्स का नंबर कम हो रहा है। टी सेल्स जो बी सेल से रिलीज करवाती हैं एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज बनती हैं ना हमारी बॉडी में लड़ने के लिए, तो वो उसमें भी टी सेल्स का ही रोल आता है। तो अब टी सेल का क्योंकि नंबर इतना कम हो चुका है, तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, वो जवाब दे जाएगा। अब क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं है उतना कैपेबल कि वो एक नई आने वाली बीमारी से, एक नए बैक्टीरिया वायरस से लड़ सके, यही कारण है कि एक एड्स के पेशेंट में मामूली सा जुकाम या खांसी भी जानलेवा साबित होती है। एड्स के पेशेंट ऐसे ही छोटी मोटी बीमारियों से नहीं लड़ पाते हैं और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि टी सेल का नंबर, इम्यून सेल्स का नंबर अब इतना कम हो चुका है। तो अब क्या होगा, इम्यूनिटी कम होती जा रही है, बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और जब इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, इम्यून सिस्टम जवाब दे जाएगा और इन्फेक्शन होगा अपनी पीक पर, तो इस केस में एड्स पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो एड्स के लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारा जागरूक रहना, हमें पता होना चाहिए, चाहे हम साइंस पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों। ज़रूरी नहीं है अब कि हम किताबें खोलकर ही पूरा मैकेनिज़्म याद करें, पूरा प्रोसेस याद करें एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह से चीज़ों को और जानना है, अपनी जानकारी को पूरा करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं और भी बहुत अमेजिंग 3D वीडियोस, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट। तो अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।